जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी सही रणनीति के साथ चल रही होगी। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए यह हमारी उत्तरांचल श्रृंखला का 12वां भाग है। इसमें आपको प्रश्नों का अभ्यास करना है। तो चलिए आपके सामने प्रश्न पेश करते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बुद्धि बल्लभ पंत शिक्षा इंस्पेक्टर कब बने? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है? 1871 में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस अब ये कहानी को समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कहानी जब समझ में आता है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने से हमारे दिमाग को एक आधार मिलता है चीज़ों को याद रखने का। तो हुआ क्या था, बुद्धि बल्लभ पंत जो थे ये बचपन से ही जो थे थोड़ा सा विलक्षण प्रतिभा के थे। किस्म से जो होता है फिलोसफिकल माइंड या एक इस तरह का दिमाग इनके पास काफ़ी था, और ये पढ़ाई के प्रति काफ़ी इनमें रुचि भी थी। तो जब ये पैदा हुए थे उस समय देश गुलाम था, और अंग्रेजी की शिक्षा को लेकर यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा को लेकर काफ़ी नापसंदगी थी। हम लोग जो हमारा परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, इसमें हम संस्कृत पढ़ते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, अपने वेद वगैरह का अध्ययन करते, वो चलता था। और बच्चों को पढ़ने के लिए वाराणसी वगैरह जो लोग सक्षम थे वो वाराणसी भेजते थे। तो यही पढ़ाई होती थी। तो इन्होंने जब अल्मोड़ा में ये एक मिशनरी स्कूल खुला तो इन्होंने उसमें पढ़ना चाहा। शुरुआत में काफ़ी विरोध हुआ, फिर इनके पिताजी ने इनका दाखिला कराया। क्योंकि इनके पिताजी के संबंध बड़े, क्योंकि इनके पिताजी भी एक अच्छे ओहदे पे काम करते थे, तो उनका बड़ा अच्छा संबंध था गवर्नर जनरलों के साथ और कई अधिकारियों के साथ। तो फिर इनकी शिक्षा हुई तो फिर ये वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी भी सीखी और ये हिंदी पढ़ाया करते थे, फिर उनको अंग्रेजी का ज्ञान भी हुआ। तो इस प्रकार से कुछ इनकी कहानी है, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, ये सब होने के बाद जब इनके हुनर को अंग्रेजों ने देखा, गवर्नर जनरल ने देखा, तो 1871 में ये इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं पहले कि जब ये शिक्षा इंस्पेक्टर बने, हुआ क्या कि 1871 में कुमाऊं मंडल का विद्यालय निरीक्षक, जिसको हम एजुकेशन इंस्पेक्टर या शिक्षा निरीक्षक कहते हैं, वो इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पहले ऐसे भारतीय थे जो शिक्षा निरीक्षक इनको बनाया गया था। ठीक है, वो भारतीयों को तो लोग पूछते नहीं थे, लेकिन इनको इन्होंने काफ़ी अच्छी पूछ दी थी उत्तराखंड के अंदर, तो इनको शिक्षा निरीक्षक बनाया गया। फिर अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, 1863 में रैमजे ने राजस्व विभाग में इनको नियुक्ति दी। तो जब ये अपने पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर लिए तो इनके काबिलियत को देखते हुए कि उनको ऐसे भारतीय चाहिए थे जो योग्य हों, तो जो रैमजे थे उन्होंने इनको राजस्व विभाग में नियुक्ति दे दी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि यार एक जैसे बुद्धि वाले जो हम लोग हैं, इस तरह के लोग आपस में मिले जुले, और मिलने जुलने के बाद हम लोग उत्तराखंड के मतलब यहाँ के उन्नति के लिए बातचीत करें, सामाजिक और आर्थिक उन्नति पे चर्चा वगैरह करें। तो एक डिबेटिंग क्लब, इस तरह का डिस्कशन वाला क्लब बनाया गया। तो 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। ठीक हो गया, ये इस वजह से हुआ। एक जैसे बुद्धि वाले जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो मिलजुल के आपस में वार्ता कर सकें, डिबेट कर सकें, ऐसे थे। फिर 1871 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे सर विलियम क्यूर, इन्होंने प्रोत्साहन किया कि भैया आप क्यों नहीं एक प्रेस खोले, तो एक अखबार निकालो, उसमें भी इंटेलेक्चुअल लेवल का एक अखबार निकालो, उसमें इस तरह की चीज़ें लिखो, वैचारिक वो हो, आदान प्रदान। तो इस आधार पे क्या कहते हैं, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ, जब ये प्रेस स्थापित हुई। ठीक है, तो यहाँ से फिर कहानी शुरू हो जाती है अल्मोड़ा अखबार की। फिर उसके बहुत सारी चीज़ें हैं अल्मोड़ा अखबार के, आपको पता है। बाद में फिर 1913 में या 12 में कुछ ऐसा है, मुझे अभी याद नहीं है, 1913 में फिर वो आपके बद्रीदत्त पांडे जी आते हैं, फिर उसको एक नया रूप मिलता है ना। पहले थोड़ा सा वो धीमे रूप से चल रहा होता है, फिर वो आक्रामक तेवर में आता है। तो ये सब आपने पढ़ा होगा। इसका प्रकाशन पब्लिकेशन नंबर जो था वो 10 था, वगैरह वगैरह सारे तथ्य पढ़े होंगे। तो अभी हम ज़्यादा नहीं जाते हैं, हमें मेन हमारा जो मकसद था बुद्धि बल्लभ पंत जी से था। ठीक है, तो हमारे सामने अगला प्रश्न है, रवाई क्षेत्र को टिहरी में कब शामिल किया गया? पुराने एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 1834 में किया गया। ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है, 1976 में उत्तराखंड में युवा परिषद का गठन हुआ। एक फैक्ट है ये, तो उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ? 1976 में हुआ। ठीक है, 1978 में परिषद के सदस्यों द्वारा संसद का घेराव किया गया। दूसरा पॉइंट है, 76 में हुआ, फिर 78 में ये काम हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने अगला प्रश्न है, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? ये थी आपका ये आगे गढ़वाल जाति प्रकाश जो पुस्तक है वो आपका बालकृष्ण शांति भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बालकृष्ण शांति भट्ट ने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तराखंड में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट है, ये प्रश्न नहीं है, एक फैक्ट के रूप में मैंने लिखा है, क्योंकि हमें अपने ज्ञान को रिवीजन करने से मतलब है। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस चीज़ की फैक्ट्री स्थापित की गई? भांग की फैक्ट्री। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक किस्म से कॉमर्शियल क्रॉप कह सकते हो इसको। वर्तमान में भी इस पर काफ़ी मंथन चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
अमलावा नदी के बाएं तट पर कालसी है, इसका प्राचीन नाम कालकोट है। तो ये नदी है, ये भी न्यूज़ में भी थी, इसमें बहुत उफान तूफान मच गया था, पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, तो ये अमलावा नदी जो है इसके बाएं तट पर क्या है, कालसी है, इसका प्राचीन नाम क्या है, कालकोट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा से एक फैक्ट है फिर से, नालंदा से प्राप्त अभिलेख से हमें गोंड, जो कि बंगाल है, बंगाल नरेश धर्मपाल द्वारा गढ़वाल क्षेत्र तक अभियान का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, ये नालंदा के अभिलेखों में से हमें पता चलता है कि जो धर्मपाल था उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र तक का अपना अभियान चलाया था। उस समय कत्यूरी वंश के त्रिभुवन राजदेव का शासन था। तो शासक कौन था, कत्यूरियों का शासनकाल चल रहा था। कत्यूरी बहुत महत्वपूर्ण वंश हो जाता है, और कत्यूरी में आपको पता है कि खरपरदेव, निम्बरदेव, ये सब वंश थे, तो उसमें त्रिभुवन राजदेव का वो शासन चल रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। कविराज सुखदेव के ग्रंथ वृत्त विचार में फतेह शाह का यशोगान मिलता है, ये फैक्ट है। वृत्त विचार जो है कविराज सुखदेव का ग्रंथ है, इसमें फतेह शाह का यशोगान यानी कि उनकी प्रशंसा मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शशिवंश विनोद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शशिवंश विनोद किसने लिखा है, ये है गणेश सिंह बेदी की। ये कौन थे, ये हिमाचल के बिलासपुर राज्य के दरबारी कवि थे। जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो आपका बिलासपुर उस समय राज्य करके कहते थे, इस समय तो हम उसको तहसील के जिले के रूप में पढ़ते हैं। तो बिलासपुर जो जिला है वर्तमान का, उसके जो दरबारी कवि थे, उस समय बिलासपुर राज्य के दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है, जो वहाँ पर राजा था उसके दरबारी कवि थे गणेश सिंह बेदी, उन्होंने क्या लिखा था, शशिवंश विनोद। अगला प्रश्न है, बिनसर महादेव कुंज नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है, कुंज नदी के तट पर है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। बिनसर महादेव मंदिर कहाँ है, ये ताड़ीखेत में। ताड़ीखेत कहाँ है, रानीखेत से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताम्रपत्र के लेखक को जोशी कहते थे। जो जोशी लोग थे वो ताम्रपत्र वगैरह लिखने का काम करते थे, तो उनको जोशी कहते थे। ठीक है, ये याद रखना, ये फैक्ट है, किताबों में शायद मिले ना मिले। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न आपके सामने, रामगंगा। ये प्रश्न आया था कि स्कंद पुराण में इसको क्या कहते हैं। तो स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका उल्लेख रथवाहिनी के नाम से हुआ है। तो रामगंगा को क्या कहते हैं, रथवाहिनी कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है रामगंगा आपकी पूर्वी भी है उत्तराखंड के अंदर, या उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपकी पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा। ठीक है ना, तो आपको पता होगा। तो जो आपकी पश्चिमी रामगंगा है वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम होता है उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधातोली पहाड़ी से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूधातोली पहाड़ी की दक्षिणी ढलानों से होता है। नदी का स्रोत दिवाली खाल कहा जाता है, जो वहाँ पर इलाका है उसको दिवाली खाल कहते हैं, कैरसण तहसील के अंतर्गत ये स्थित है। अब आता है पूरी रामगंगा। तो हो गया पश्चिमी। पूरी रामगंगा, इसका उद्गम होता है मुनस्यारी तहसील में स्थित नामिक हिमनद से। किससे होता है, नामिक हिमनद से। ठीक है, यह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। कई छोटी नदियाँ इससे जुड़ती हैं और पिथौरागढ़ में घाट के पास रामेश्वर में और सरयू नदी से मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। तो हाँ, ये प्रश्न इतने ही है, प्रश्न यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं। तो ये 12 प्रश्न थे आपके सामने। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न, इसमें से काफ़ी प्रश्न आते होंगे, और जो आपके लिए नया है या जो आप भूल गए हैं उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस श्रृंखला से बने रहिए। देखिए, जल्द ही मैं एक टेस्ट सीरीज़ भी शुरू कर रहा हूँ, जीके की अलग और उत्तराखंड की अलग, और करंट अफेयर की सीरीज़ भी, करंट अफेयर भी शुरू कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर का थोड़ा सा समय लग रहा है उस पर काम करने में, क्योंकि करंट अफेयर की ऐसी श्रृंखला बना रहा हूँ कि जिसमें जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, हमारे एसएससी है, यूपी उत्तर प्रदेश के हैं, और हमारे उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम है ख़ास तौर पे, उसमें जो करंट अफेयर आता है वो कवर हो जाए। ज़रूरत का पुराना करंट अफेयर भी, और जो करंट अफेयर जो एक पीरियड हमें पढ़ना होता है वो भी लगभग 6-7-8 महीने का, वो उसमें कवर हो जाए। और एक टेस्ट सीरीज़ में मैं शुरू करने जा रहा हूँ, उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज़ अलग रहेगी, सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज़ अलग रहेगी। वो सामान्य अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज़ है वो हर परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो उत्तराखंड के जो आगामी परीक्षाएं हैं जो अभी यूकेपीएससी कराने वाला है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, तो आप बने रहिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।